नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी का नारा तो आपको याद होगा। क्षमा कीजिए, नारा नहीं, उसको संकल्प बोलिए, क्योंकि मोदी जी ने कहा था, अभी कहा सप्ताह भर पहले, विकसित भारत नारा नहीं संकल्प। और ये संकल्प सनातन को मजबूत बनाते हुए पूरा करना है, क्योंकि सनातन का अगर कोई लंबरदार है, ध्वजवाहक है, तो नरेंद्र मोदी है। सनातन में दो देवियों की बड़ी आराधना पूजा होती है। यही पूरी सृष्टि चलाती हैं दो देवियां सनातन में, लक्ष्मी और सरस्वती। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों जिसके पास हैं, वो एलन मस्क मान लो उसको। नरेंद्र मोदी जिनका संकल्प है विकसित भारत का, इन्होंने न लक्ष्मी को बख्शा न सरस्वती को बख्शा। और ये हम नहीं कह रहे, हम कह देंगे तो सनातन द्रोही कहलाएंगे। मोदी के डिप्टी ने, मोदी के डिप्टी ने, फिर रिपीट कर दे रहा हूं, मोदी के 12 साल के सत्यानाश की कहानी लिख दी है, बता दी है, पूरा का पूरा पोल खोल के रख दिया। नारा फर्जी था, संकल्प फर्जी था। अब ये आंकड़े आकर के अंधभक्त देखें, तैयार नहीं है। दो एक लोगों को हमने कहा कि ये आंकड़े देखो भाई, जरा हमको समझाओ कि विकसित भारत का ये रास्ता कौन सा है, पीछे से जा रहा है फ्रंट गेट के बजाय। तो भाग निकले कि आपको समझ में नहीं आएगा, ये सब मोदी इकोनॉमिक्स है, मोदी जी की इकोनॉमिक्स है, यही रास्ता जाता है विकसित भारत वाले मंजिल पर। तो आप लोग जो दर्शक हमारे हैं, आप लोग समझिए और हमको समझाइएगा कि ये रास्ता कैसे जाता है विकसित भारत के जो है मंजिल तक। भाव को ले आइए तो साथ साथ हम दोनों लोग आप समझ लेंगे। जोड़िए जरा। स्वागत है भाव। लाओ भैया, हेडलाइन एक एक करके लाओ, दिखाओ। और ये देश के प्रमुख अर्थशास्त्री, और अर्थशास्त्रियों में भी कौन पसंद होता है मोदी जी, जो मोदी जी को तुम दिन को अगर रात कहो रात कहूंगा, वही वाला। तो एक लाहिड़ी साहब है। लाहिड़ी साहब नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के चेयरमैन नरेंद्र मोदी स्वयं हैं। जैसे योजना आयोग पहले था तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते थे, उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती थी। तो नीति आयोग के जो लाहिड़ी साहब हैं, देश के जाने माने अर्थशास्त्री, उनकी रिपोर्ट है। यही नरेंद्र मोदी के, नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं, वो उपाध्यक्ष हैं, मोदी डिप्टी हैं। अब पता नहीं लाहिड़ी साहब का अगर ये मतलब अगर जलेबी जैसा छाना है उन्होंने, अगर ये जलेबी खा लिया एक बार मोदी जी ने, तो लाहिड़ी साहब की छुट्टी हो जाएगी, वैसे ही जैसे उर्जित पटेल रिजर्व बैंक से गायब किए गए थे, मतलब छुट्टी हो गई थी नहीं बात मानने पर। अब ये सब बताने की क्या जरूरत थी, बता देते। फाइलों में, तुम्हारी फाइलों में मौसम गुलाबी है, तो वैसे ही बताना चाहिए था। हेडलाइन लाइए, हेडलाइन लाइए। हम हेडलाइन तो पढ़े नहीं अभी, अभी बता रहे हैं कौन है डिप्टी। नीति आयोग की रिपोर्ट, बढ़ रहा है देश का व्यापार। अब यहां तक पढ़ेंगे तो खूब खुशी मिली, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का असंतुलन बना बड़ी चुनौती। मतलब व्यापार बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन व्यापार में बढ़ क्या रहा है, भारत का इंपोर्ट बढ़ रहा है। मुझे लगता है गांव में जो सबसे सीमांत किसान होगा, सबसे गरीब, या छोड़िए किसान, सीमांत किसान, जो कृषक खेतिहर मजदूर है ना, वो भी ये बात समझ जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट न जाने भले, लेकिन खरीद बढ़ रही है और बिक्री घट रही है। ये फॉर्मूला जान जाएगा गांव का खेतिहर मजदूर भी कि नरेंद्र मोदी कौन से विकास के रास्ते चल रहे हैं। अगली हेडलाइन लाइए, अगली हेडलाइन। जिसका डंका बजता है उसकी हकीकत देखिए। दुनिया को दवाएं बेचने वाला भारत कच्चे माल के लिए चीन पर है निर्भर, नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा। और आगे चलिए, ये सब नीति आयोग की रिपोर्ट बता रहा हूं। भारत के सबसे जरूरी सेक्टर पर हावी है चीन, वहीं से आता है 65% सामान। आंकड़े देख परेशान हो गया नीति आयोग। अब रोकिए यहाँ पे। सबसे जरूरी सेक्टर पर हावी, सबसे जरूरी सेक्टर, ये कौन लिख रहा है? ये अंबानी का पोर्टल अगर लिख दिया, अब मोदी का नाम नहीं था तो उसने गलती से लिख दिया। सबसे जरूरी सेक्टर, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि पूरी दुनिया के फार्मास्यूटिकल पर राज करता है भारत। हालांकि हकीकत उससे अलग है, ये सब फर्जीवाड़ा बताया जाता है। पूरी दुनिया में 2.5%, पूरी दुनिया के फार्मास्यूटिकल कारोबार का 2.5% भारत के पास है
बकिया कुछ नहीं है। लेकिन वो भी जो है भारत के लिए सबसे बड़ा सेक्टर, वहां पर 65% हम चीन पर निर्भर हैं। अब बाकी चलिए, जो थोड़ा सा खबर के भीतर दिखा दीजिए, बाकी नहीं, बाकी तो चर्चा में आ जाएंगे आंकड़े, थोड़ा सा दिखा दीजिए। वैश्विक स्तर पर फार्मास्यूटिकल की मांग साल 2025 में 1.02 ट्रिलियन तक पहुंच गई वैश्विक स्तर पर, जबकि एपीआई बाजार जो है वो 261 अरब डॉलर का रहा, जिससे कुल दवाओं और फार्मास्यूटिकल का बाजार लगभग 1.3 ट्रिलियन का हो गया। 1.3 ट्रिलियन सिर्फ दवा का है। हालांकि बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और कम लागत के फायदों के बावजूद वैश्विक दवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2.5%। अब यही हमारे यहाँ बताया जाता है कि भारत दवाओं का किंग है, सब बेच रहा है। पूरी दुनिया में वॉल्यूम बड़ा है, भारत का वॉल्यूम बड़ा है, लेकिन कीमत कम है। और जो है वो 65% चीन के कच्चे माल पर डिपेंड है। अब आप कल्पना कर लीजिए, भारत का एक सेक्टर का पोल यही खुल गया, 2.5% केवल हिस्सेदारी। रिपोर्ट में कहा गया है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट में बता रहा हूं भाई, फिर रिपीट कर, भारत का सबसे मजबूत प्रदर्शन जेनरिक फॉर्मुलेशन से आ रहा है, जहां खुदरा दवाओं का निर्यात साल 2025 में 22.6 अरब डॉलर पहुंच गया। लेकिन ब्लड प्रोडक्ट्स, वैक्सीन और इम्यूनोलॉजिकल्स जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में भारत का निर्यात केवल 2.2 अरब डॉलर था, जो वैश्विक बाजार में महज 0.6% हिस्सेदारी रखता है। अब यहां पर रोकिएगा, इसको हटाइएगा मत, इसलिए कि क्लियर करते चले बातें। वैक्सीन पूरी दुनिया को मोदी जी लगाते हैं ना, पूरी दुनिया को वैक्सीन मोदी जी ने लगाया, रात भर जाग जाग के मोदी जी ने वैक्सीन बनाया। पूरा देश, इस देश की एक गिद्ध मीडिया, ये सब आज तो आंकड़े आ गए, नीति आयोग को छापा इसलिए आंकड़े हैं। 0.6% दुनिया में, 0.6 मतलब 1% जहां पे हमारी हिस्सेदारी नहीं है, ये थेथर इतना तेज तेज चिल्लाते हैं पूरी दुनिया में मोदी जी के वैक्सीन से ही पूरी दुनिया बची है, नहीं तो बचती नहीं, दुनिया खत्म हो जाती मोदी वैक्सीन। 0.6% हिस्सेदारी है, दवाएं 2.5% की हिस्सेदारी है। सोचिए और तलाशिए सब लोग छिपने की जगह, इन आंकड़ों की बात कहिए, मोदी है तो मुमकिन है। हटाइए अब इसको, हटाइए। आशीष जी, इसमें मैं थोड़ा सा एक टिप्पणी करना चाहूंगा। हमारे यहाँ जेनरिक दवाइयाँ 22 अरब डॉलर का बिजनेस है, और वैक्सीन और जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हो गई है मेडिकल वर्ल्ड में, उसमें हम मात्र 2 अरब डॉलर है। 22 और 2 का फर्क है। ये 22 अरब डॉलर जो जा रहा है, ये पुरानी सरकारों का, खासकर कांग्रेस सरकारों की देन है। ठीक है। 2014 के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है वर्ल्ड में, मेडिसिन की दुनिया में, वहां हम 2 अरब डॉलर पे है, 0.6% पे है, 0.6% से। ये नरेंद्र मोदी जी की तरक्की है। कहां से आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करोगे? जब सुबह सरस्वती वंदना के लिए सर्कुलर निकलेगा, सरकार इसके लिए चिंतित नहीं है कि लड़कियों का ड्रॉप आउट कम हो जाए, इसलिए लड़कियों की टॉयलेट अलग होनी चाहिए स्कूल में। छत्तीसगढ़ सरकार इसलिए चिंतित है कि वो सरस्वती वंदना और 4 वंदनाएं और पूजा, वो स्तोत्र सुबह बच्चों से पढ़ाया जाए। कहां जा रहे हैं हम? कहां लेके जा रहे हैं देश को भाई? अभी वो भी दिखाएंगे। अभी पहले लक्ष्मी जी की चर्चा, फिर सरस्वती जी पे चलते हैं, क्योंकि आजकल हम फार्मा की बात करते हैं। बीच में एक कार्यक्रम में, डायरेक्ट हिट में, हमने एक बात कही थी कि देश का एक्सपोर्ट यदि इंपोर्ट बेस है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, वैल्यू एडिशन कर रहे। आपका सोलर पैनल एक्सपोर्ट होता है तो इंपोर्टेड चीनी वेफर्स के भरोसे, तो आप वैल्यू एडिशन करके दे रहे हो, आपका अपना कुछ नहीं है। बेसिक ड्रग 65% चाइना से आते हैं,
और उससे आप जेनरिक दवाई बनाते हैं तो आप चाइना के इंपोर्ट पे आपका एक्सपोर्ट डिपेंड है। जब इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट डिपेंड हो जाता है कोई, तो उसको टोटल क्लियर एक्सपोर्ट नहीं माना जाता, वो इंपोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट है। तो जो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ये इंपोर्ट बढ़वाएगा। कल दवाई 22 अरब डॉलर की जगह 40 अरब डॉलर हो गई, तो यहां चाइना से बेसिक ड्रग भी इंपोर्ट होगा। हाँ, सस्ती अब जेनरिक देके आप कम डॉलर लाते हो, और यहां बेसिक ड्रग के लिए हमको चाइना को ज्यादा डॉलर देके लाना पड़ता है। ये वस्तुस्थिति है। एक क्लियरिटी और कर देते हैं। जब हम दवा पे रुक गए, दवा से हम आएंगे इकोनॉमी पर। दवा पे रुक गए तो एक क्लियरिटी और करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को हम लोग कहते हैं ना कि जो हम बताते हैं आप सर्च कीजिए। जब आप सर्च करेंगे तो बहुत जगहों पर मीडिया ने, गिद्धों ने, इन्होंने क्या छापा है उसको हाईलाइट करके पैराग्राफ, ताकि उसको देख करके आप पूरी कमी को भूल जाए कि अरे यार ये तो बड़ा गजब है। उसमें आपको मिलेगा कि अफ्रीका में जेनरिक दवाओं की जो आपूर्ति है उसका 50% भारत करता है अफ्रीका में। अमेरिका की जरूरत का 40% करता है, और यूरोप की जरूरत का 25% आपूर्ति भारत करता है। अब ये इतना भ्रामक है मामला, इसको समझिए, आंकड़ों से मैं बता देता हूँ। तो 50%, फिर वर्ल्ड 40%, 25%। 50, 40 और 25 पे जब आप आते हैं, तो फिर वर्ल्ड मार्केट में आपका शेयर भी 20% होना चाहिए। वो 2% क्यों है? नहीं नहीं, वो मैं बता रहा हूं क्यों, वो बता रहा हूं। वो वही चीज क्लियर करना जरूरी है, लोग भ्रमित हो जाएंगे। वो आंकड़े सही हैं, वो आंकड़े सही हैं। आंकड़ों का ही तो बाजीगर है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो आंकड़े सही है। 50%, 40%, 25%। किस दवाओं का? नहीं, जेनरिक दवाओं का। जेनरिक दवाएं, दुनिया, बाकी दुनिया क्या है, वो हाई एंड टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। वो महंगी और विशेषज्ञता वाली दवाएं बना रही है। जो बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ बोरा बनाने का काम है कि बोरा तुम बनाओ, बोरे में माल जो पैकिंग होगा हम बनाएंगे। गत्ता तुम बनाओ, गत्ते में पैकिंग जो होगा हम बनाएंगे। तो हमसे बोरा बनवाया जा रहा है जेनरिक दवाओं का। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, टेक्निकल आ गए तो टेक्निकल पर बता दे। शुरू में मैंने कहा था कि वॉल्यूम भारत का बड़ा है, लेकिन हिस्सेदारी बहुत छोटी है। वॉल्यूम बड़ा है क्योंकि हम जेनरिक दवाओं का बोरा, कंटेनर भेज रहे हैं। उसकी कीमत, जो जो इकोनॉमिक वैल्यू है, मतलब पूरे फार्मास्यूटिकल की वैल्यू है, उसमें उसकी हिस्सेदारी बहुत छोटी हो जाती है। वो अमाउंट बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा। उदाहरण के तौर पे दे दूं मैं कि एक ये पैरासिटामॉल, मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक पैरासिटामॉल यदि आपको 2 रुपए की पड़ती है, तो पैरासिटामॉल की जेनरिक दवाई 25 पैसे की पड़ती है, 50 पैसे की पड़ती है। 20 पैसे, 15 पैसे, हाँ, 10 पैसे, और इतना फर्क। उसको उसको पैरासिटामॉल नहीं कहा जाता। वो दवाई सॉल्ट होता है। दवाई होती क्या है? पैरासिटामॉल एक ब्रांड है, और उस ब्रांड में वो जो गोली आप लेते हो उसमें क्या क्या सॉल्ट्स है, उसी सॉल्ट की दूसरी दवाई, लेकिन उसको पैरासिटामॉल नहीं कह पाएंगे आप। कहीं आप दुकान पे जाते हैं दवाई लेने, आप बोलते हैं दवाई, वो बोलता है ये दवाई नहीं है, दूसरी दूं क्या? तो दूसरी मतलब हाँ, वो कहता है कि वही है, सॉल्ट वही है, ब्रांड अलग है। सॉल्ट वही है, ये ब्रांड अलग है। ये खेल है आपको झांसा देने का। जहां पर तकनीकी है, जहां पर हाई एंड टेक्नोलॉजी है, जहां पर विशेषज्ञता की इस खास बीमारी की ये दवाएं, ये रिसर्च। मैं अब और आशीष बता दे, जी, नहीं चाहते मैं कि हम आपको तकनीकी पे, एक बात और बता टेक्निकल दूं। पक्ष पे जाएं। मैं हाँ, फार्मा लाइन के कई लोगों को जानता हूं, मेरी बहुत अच्छी मित्रता है फार्मा सेक्टर में। अननोइंगली अननोइंगली हो गई है। फिर बद्दी जो है हिमाचल में, वहां से लेके इंदौर तक फार्मा सेक्टर में मेरे बहुत अच्छे, बड़े अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं। वो कहते हैं कि जब विदेश से ऑर्डर आता है तो ये हम उनको पूछते हैं कि आपको कितना रुपए में चाहिए। आपके वो पैरासिटामॉल का सॉल्ट है, वो हम 25 पैसे में भी दे सकते हैं, 50 पैसे में भी दे सकते हैं, और 1 रुपए में भी दे सकते हैं। आपको कितने में चाहिए जेनरिक, आप बताइए। उस हिसाब से क्वालिटी ऑफ सॉल्ट यूज करते हैं। चलिए। टी तो शर्ट मैं आपको अब इस कितने पे, की चाहिए? आपको टी शर्ट चाहिए, मिल जाएगी। 20 रुपए की मिल जाएगी, 200 रुपए की मिल जाएगी, 2000 रुपए की मिल जाएगी।
कुल मिलाकर के फार्मा की हकीकत ये समझ लीजिए कि देश फार्मा में विकलांग है, दिव्यांग बता करके मोदी जी उसका आभामंडल हाँ। बढ़ाते हैं। और भी समझिए, जिस 0.6% की बात हुई, जहां पर हम हाई एंड में, जहां पर तकनीकी में पीछे हैं, दुनिया में फार्मा पर जो R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पूरी दुनिया का एवरेज बता रहा हूं, अमेरिका और चाइना का नहीं, पूरी दुनिया का एवरेज, जिसमें गरीब देश, अमीर देश, विकसित देश सब हैं, उनका एवरेज 15 से 17% का है। 15-17% जो R&D पे जाता है। और भारत का जो फार्मा की इंडस्ट्री है पूरी, सिर्फ 7% जाता है R&D, 7%। मतलब जो है वही नून पीसो, बड़ा ढेला लाओ, नून पेश करके नमक की पैकिंग कर दो, ढेले से लाओ बड़ा सा पत्थर, नून दूसरी नमक, बात, मतलब वही घूम जो फिर वैक्सीन का महिमा मंडन ये सारे पामेरियन कर रहे थे, वो सारी वैक्सीन का R&D बाहर का था। हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ओरिजिनल वैक्सीन बाहर की थी, कोई रशिया की थी, कोई यूके की थी, कोई जर्मनी की थी। चलिए हमारे भारत इकोनॉमी में पे कौन सी चला, वैक्सीन थी? कोविड की बात करें आज तो इस तकनीकी मसले पर भी बहुत कंटेंट हो गया है। आते हैं इकोनॉमी पर, जरा देखिए भारत की इकोनॉमी जो हम कहां पर तरक्की कर रहे हैं उसको जरा देखिए और समझिए। लाओ भैया आगे चलो, दवाई पे रुके, आओ आगे चलो, फटाफट आओ। देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि भारत का व्यापार बढ़ जरूर रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन यह संतुलित नहीं है। जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही में कुल व्यापार 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा, कुल व्यापार, और 5.4% की ग्रोथ दर्ज हुई व्यापार में। बहुत अच्छा लगा यहां तक ना। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इंपोर्ट 6.5% बढ़ा और एक्सपोर्ट 4.2% से तेज बढ़ रहा है। अब यहां पर भी अगर रुपए डॉलर के खेल में आप पड़ोगे तो आपका और ज्यादा माल, और ये जो असंतुलन है और असंतुलन गंभीर आपको दिखने लगेगा। इसका मतलब है कि भारत की बाहरी निर्भरता अभी भी ज्यादा है, घरेलू उत्पादन उतनी तेजी से ग्लोबल मार्केट में नहीं बढ़ रहा है। आगे चलिए, कितना अंतर है, कितना बड़ा अंतर है। अब यहां देखिए, और मर्चेंडाइज यानी सामान का एक्सपोर्ट 2.8% घट गया। वहां तो टोटल एक्सपोर्ट की 2.8% घट गया है और 112 अरब डॉलर रह गया। यहां पर निगेटिव है, ग्रोथ उल्टा जा रहा है। इसलिए दिखा रहा हूं, नरेंद्र मोदी ले जा रहे हैं धरती कोर में, आपको पताल में। जबकि इंपोर्ट कितना बढ़ा, 11.9% बढ़कर 195.5 अरब डॉलर पहुंच गया। ये सीधा संकेत है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी दबाव में। अब रोकिएगा इसको, हटाइएगा नहीं। 12% इंपोर्ट बढ़ा और 3% एक्सपोर्ट घटा। ये कुल मिला के 14.5 से 15% हम कहां डिप कर रहे हैं, कहां गोता खा रहे हैं। आपको एक बात और जोड़ दूं, जब आपके पास आंकड़े, सम्मिलित आंकड़े दिखाए जाते हैं तो उसमें उसमें आपको व्यापार घाटा थोड़ा सा कम नजर आएगा, प्लस नहीं है, थोड़ा कम। वजह क्या है, सर्विस सेक्टर। भारत में एक ही सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, वो सर्विस सेक्टर है। और सर्विस सेक्टर के ग्रोथ को किसी भी देश के विकास का पैमाना नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो अस्थायी होता है, वो दूसरी अस्थायी बात है। है, दूसरी बात है, ये एक्सपोर्ट ह्यूमन रिसोर्स पे है। ये एक्सपोर्ट ह्यूमन रिसोर्स पे है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात है, इसके लिए राजीव गांधी को क्रेडिट देना होगा। वो कंप्यूटर नहीं लाते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनते। हमारा जो टोटल सर्विस एक्सपोर्ट है उसमें सब सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, टोटल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विस एक्सपोर्ट है वहां के इंश्योरेंस कंपनियों में। और ये एक्सपोर्ट तब बढ़ा है आशीष जी, जब माइग्रेशन की रूल्स अमेरिका में बहुत सख्त हो गए, ये और बढ़ता। लेकिन ये करते क्या है, आपका जब टोटल व्यापार का घाटा बताना होता है, सर्विस एक्सपोर्ट, एक सर्विस का सरप्लस यदि आप छोड़ दो, जो सर्विस सेक्टर में
60.4 अरब डॉलर का सरप्लस है। यदि ये निकाल दो तो आपका घाटा, व्यापार का घाटा कितना बड़ा होगा देख लीजिए आप। सर्विस सेक्टर बढ़ाने में इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई पॉलिसी का कोई मतलब नहीं। ये भारत के नागरिकों ने भारत देश को दिया हुआ तोहफा है सर्विस एक्सपोर्ट। आज सिलिकॉन वैली में हजारों लोग बैठे हैं। आज चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे मेटा हो, वहां हजारों के, लाखों के तादाद में भारतीय काम कर रहे हैं। बाहर के हॉस्पिटल्स में हजारों, लाखों के तादाद में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। हमारे इंजीनियर्स बाहर काम कर रहे हैं, ड्राइवर्स बाहर काम कर रहे हैं। वो हमारा सर्विस एक्सपोर्ट है। वहां भारत सरकार की नीति या कोई इंडस्ट्रीज को आपने कोई बढ़ावा दिया हो, कोई सब्सिडीज दी हो, कोई R&D के लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ किया हो। हमारा सारा ध्यान मंदिर, मस्जिद में मंदिर कहां ढूंढो, नया कॉम्प्लेक्स बनाओ, महाकाल कॉम्प्लेक्स बनाओ, उसमें पैसा खाओ, अयोध्या का कॉम्प्लेक्स बनाओ, उसमें पैसा खाओ, बनारस में कॉम्प्लेक्स बनाओ, उसमें पैसा खाओ। लेकिन हमारे यहां लैबोरेटरीज नहीं है, बड़ी लैबोरेटरीज नहीं, टेस्टिंग की लैबोरेटरीज नहीं। क्या बताऊं मैं आपको, R&D छोड़िए। भयानक। जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में बात करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सरकार प्रोत्साहन करता है, बाहर के देशों में सरकार प्रोत्साहन करता है मैन्युफैक्चरिंग को। मैं इंदौर में अभी रिसेंटली गया था तो मुझे एक लैब वाला मिला जिसकी लैब यूरोपियन स्टैंडर्ड से बनी हुई है, अमेरिकन और यूरोपियन स्टैंडर्ड से। अमेरिका में जो भी इंपोर्ट होता है, चाहे दवाइयां हो, चाहे खासकर फार्मास्यूटिकल हो, या चाहे आपके ईडेबल आइटम्स हो, बिस्किट्स हो, जो इंडिया से कुछ देशों में जाते हैं, वो लोग इसी लैबोरेटरी से सर्टिफिकेट मांगते हैं कि हमको इस लैबोरेटरी का सर्टिफिकेट चाहिए। उस लैब को साल में 3 बार यूरोपियन लोग आके चेक करते हैं, पर्सनल फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं कि जिस लैब का हम सर्टिफिकेट ले रहे हैं वो लैब कोई लैक्सिटी में तो नहीं गई है, उतने ही मशीनों के साथ काम कर रही है, उन्नत मशीनें हैं। वो लैब को नड्डा जी के मंत्रालय ने बिना वजह एक नोटिस दे दी, आप में ये कमी है। उन्होंने सारा कंप्लायंस दे दिया। आज 2 साल हो गए, वो लोग बैठे हैं, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठा है फाइल पे, वो फाइल ही नहीं क्लियर कर रहा है। कहां तरक्की करेगा, कौन R&D में जाएगा? सिर्फ इनके भाषणों में लाल किले के सुन लो, एक जिले में कस्टर्ड बनेगा, आंध्र प्रदेश की मिर्ची विदेश जाएगी, इधर का सेब जाएगा, उधर का केसर जाएगा। ये सब जमा खर्चा मुंह पे है, बजट 0 बटा सन्नाटा। हमारे यहाँ उद्योग मंत्रालय है, MSME जो इस देश की रीढ़ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, उस मंत्रालय के मंत्री को MSME का पूरा लॉन्ग फॉर्म भी नहीं मालूम होगा। यह हालत है आज देश की। 2014 से सिर्फ एक ही चीज तो बढ़ा हमारे देश में, प्रोडक्शन। वो झूठ और जुमलों का प्रोडक्शन, नफरत का प्रोडक्शन, वही बढ़ा है। उसका व्यापार करो तो अभी भारत नंबर 1 पे रहेगा। देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट में आपने भी देख लिया ना कि लक्ष्मी जी क्या हाल हो रखा है। सरस्वती जो बिल्कुल ही ये नहीं चाहते कि इस देश में उनका प्रभाव बढ़े, उनका प्रभाव बढ़ेगा सरस्वती का तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, झोला उठ जाएगा। देखिए जरा आशिष जी, पहले तिमाही में, जनवरी टू मार्च का ही है ना अभी आप सारे आंकड़े नीति आयोग के, सर्विस सेक्टर का सरप्लस जोड़ के, यानी सर्विस सेक्टर का 60.4 अरब डॉलर जोड़ने के बाद, सरप्लस जोड़ने के बाद भी घाटा 23.15 अरब डॉलर है। इसमें यदि वो सरप्लस जोड़ दो, सर्विस सेक्टर निकाल दो, तो पहले तिमाही में ही
ये 80-85 के आसपास अरब डॉलर के आसपास घाटा है पहले तिमाही में। साल के अंत 33 तक ये अरब 200 अरब डॉलर तक हो जाता है पहले तिमाही का। गुजरात सर्विस सेक्टर निकाल दो इसमें से, जिसका 60 सरप्लस है, वो यदि यहां जोड़ दो तो अभी 83.15 अरब डॉलर का घाटा पहले तिमाही में। क्या तरक्की करेगा देश? अमेरिका को प्रॉफिट दिलवाने, वो बोलता है ना, मुझे घाटे का धंधा मैं नहीं करूंगा अमेरिका। अभी तो और दुर्दशा होनी है, अभी तो ये कम है, अभी और होनी है। ट्रेड डील होने दीजिए जरा। आप चलिए अमेरिका के अब ट्रेड डील शिक्षा के बाद तो देखिए। हम रास्ते पे आ जाएंगे। अभी अभी जरा देखिए शिक्षा देखिए। ये रिपोर्ट नीति आयोग की रिपोर्ट के ही हवाले से हमने लिया है। भारतीय स्कूल प्रणाली संरचनात्मक रूप से खंडित है। देश में जहां 7.3 लाख प्राथमिक विद्यालय हैं, वहीं उच्च माध्यमिक स्तर पर यह संख्या घटकर केवल 1.64 लाख रह जाती है। रोकिएगा, 7.3 लाख प्राथमिक विद्यालय हैं और उच्चतर विद्यालय 1.64, ये 20% करीब करीब रह जाते हैं। आप सोचिए 20%। इसे एक लीकी पाइपलाइन कहा गया है, क्योंकि केवल 5.4% स्कूल ही कक्षा 1 से 12 तक की निरंतर शिक्षा प्रदान करते हैं। मात्र 5.4% ये कहते हैं हम विकसित भारत बनाएंगे। आगे चलिए। हाई ड्रॉप आउट रेट, कक्षा 9 से 12 के बीच प्रतिवर्ष 11.5% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। 11.5% स्कूल, बंगाल में 20% छोड़ देते हैं और पूरे देश में एवरेज 11.5% का। सरकारी स्कूलों में घटता नामांकन, सरकारी स्कूलों में छात्रों का नामांकन 2005 के 71% से घटकर 2024-25 में, रोकिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2005 में जब अटल जी गए, मौन मोहन सिंह आए इनके नजरिए से, इनकी जुबान से, तब 71% था। उससे घटकर 2024-25 में 49.24% रह गया है नामांकन, जो निजी स्कूलों की ओर बढ़ते झुकाव को दर्शाता है। तो 71%, आप सोचिए, मतलब 71% डिस्टिंक्शन मार्क 75 होता है उसके करीब, 71% नामांकन था 2005 में, वो अब 50% से नीचे रह गया है, 50% से नीचे आ गया। आप देश की हालत कल्पना कीजिए कि क्या बनाया जा रहा है। आगे चलिए। और ये ड्रॉप आउट इसलिए नहीं कि प्राइवेट स्कूलों में लोग जाना चाहते हैं, इसलिए कि लड़कियां मैक्सिमम टॉयलेट्स ही नहीं लड़कियों के अलग, मैं सारी कैसी डेटा लड़की रहेगी उसको स्कूल में, कैसी जाएगी? छतों नहीं स्कूल में, स्कूल छत गिर रही है स्कूल की, पेड़ के नीचे स्कूल लगता है, शिक्षक नहीं है, 4 कक्षा मिलकर 2 शिक्षक चला रहे हैं। दो कहाँ चार, दो कहाँ भाऊ, एकल शिक्षा स्कूल है, एक टीचर चला रहा है। 4 कक्षा 2 चलावे तब तो रामराज आ जाए। देश के करीब 1.19 लाख स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। पूरे देश को रोशन कर दिया। संख्या देखिएगा, अगर ये देख के ना आंख खुले, ये 119 स्कूल नहीं लिखा है, 1,19,000 स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली का कनेक्शन नहीं है। करीब 14,505 स्कूलों में पानी नहीं है और 58,592 स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की सुविधा क्रियाशील नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, विकसित भारत नारा नहीं संकल्प है। अरे चुल्लू ये नारी वंदन की बात करते हैं, ये नारी वंदन की बात करते हैं। माध्यमिक लड़कियों को स्तर टॉयलेट के, नहीं दे सकते, स्कूलों में बिजली नहीं दे सकते हैं, माध्यमिक और जो है ऊर्जा में हम आगे करके करोड़ों रुपए के विज्ञापन योगी छपाता है अखबारों में, सब विज्ञापन चल रहा है। साइंस का लैब नहीं है 50% सरकारी स्कूलों में, साइंस, आधे सरकारी स्कूल में साइंस का लैब नहीं है, वहां कांवड़ लैब चल रहा है। हाँ, साइंस का लैब नहीं है। अब जो अभिभावक करते शिक्षक, शिक्षक देखिए, देश भर में 1,04,000 से अधिक स्कूल केवल एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। मतलब पूरा स्कूल में एक मास्टर है, उसी का आप हेड मास्टर मान लो, प्रिंसिपल मान लो, चपरासी मान लो। 1,04,000 संख्या विदेशी देख लें तो वो सबको तो चक्कर आवे। इसमें एक अकेला शिक्षक है। इसके अलावा 7,993 स्कूल ऐसे हैं
जहां एक भी छात्र का नामांकन नहीं है, शून्य नामांकन, मतलब 8,000 स्कूल ऐसे हैं जहां छात्र ही नहीं है, फिर भी वहां संसाधन आवंटित हो रहे हैं। इन 8,000 में आवंटित हो रहे हैं, 1,04,000 में एक मास्टर है। शिक्षकों की गुणवत्ता पर सवाल। टीईटी सीटीईटी परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों में से केवल 10 से 15% ही 60% अंक ला पाते हैं। कई सेवारत शिक्षक भी अपने स्वयं के विषयों में बुनियादी दक्षता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सीखने के परिणामों में सामाजिक असमानता, ये ध्यान दीजिएगा। मध्य मिडिल लेवल पर सामान्य वर्ग के 48% छात्रों की तुलना में एससी और एसटी के केवल 33% छात्र ही गणित में कक्षा स्तरीय योग्यता हासिल कर पाते हैं। अब बता दीजिए, बस हो गया, खत्म, हटा दीजिए, हटा दीजिए। बहुत आज तकनीकी ये हो गई चर्चा, डिबेट, लेकिन ये देख लीजिए, अगर इस पे भी आंख न खुले तो फिर क्या करें। और इसके बाद आप कहते हो कि देश तरक्की करेंगे, इसके बाद आप विश्वगुरु कहते हो, हर घर नल योजना, बड़ी बड़ी बातें करते हो, हर घर में बिजली दिया। क्या पूरे विदेश में जाके जितने फ्रांस में घर नहीं है, इतने मैंने घर बांटे हैं गरीबों को। अरे बच्चे स्कूलों में बिजली नहीं दे पा रहे हो। शिक्षकों की गुणवत्ता कैसी है और उसके बावजूद शिक्षकों का काम क्या रह गया है? एसआईआर करो। शिक्षकों का काम क्या रह गया है? जनगणना करो। शिक्षा देने का छोड़ के सारे काम शिक्षकों को करने पड़ते हैं। ये हालत है इस देश की, और ये विश्वगुरु बन रहे हैं। अभी हमने आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का दिया। जो सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट था वो इसलिए था कि पुराने सरकारों ने शिक्षा पे थोड़ा ध्यान दिया। अब ये लॉट जब ऊपर आएगा तो इनमें से कितने इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे और क्या हम बाहर की दुनिया में सर्विस एक्सपोर्ट कर पाएंगे? वहां पे भी यदि हमारा भट्टा बैठ गया तो इस देश का व्यापार घाटा कितना बढ़ेगा? अभी पहले तिमाही में 100 अरब डॉलर के आसपास है। क्या पहले 250 अरब डॉलर का घाटा करवाएंगे क्या? ये है नरेंद्र मोदी जी की, बस उनको अपना मन की बात सुनवाना है लोगों को। उनके बड़े बड़े विज्ञापन, बड़ी बड़ी रैली और विदेश में जाके झूठ बोल के बखान करना है कि ये मेरा देश है। वास्तविक भारत कहां गया 2014 के बाद, इसका चित्रण इस रिपोर्ट में था। पहले हमने आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बताया, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सबसे ज्यादा निर्यात हम सेवा करते हैं, मतलब हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाते हैं, वो है सबसे ज्यादा। वो इसलिए अभी कर पा रहे हैं क्योंकि पुराने शिक्षित बच्चे अब जाके सर्विस एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। ये जो बच्चे हैं अभी मोदी जी के एरा के, क्योंकि कावड़ लेके चलना या पकोड़े तलना, ये सर्विस एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। विदेशों में ऐसा नदी में, थेम्स नदी में जाके कावड़ लेने बैठोगे तो डंडे डंडे पड़ेंगे वहां। चलिए, इजाजत दीजिए हमें। बड़ा मतलब आज मनोरंजक या रोचक नहीं लगेगा आपको ये कार्यक्रम, लेकिन इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी 12 साल की पूरी उपलब्धियां आप समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम 2 घंटा तक, 3 घंटा तक बताएं तभी होगा। इसी में तो सत्यानाश की कहानी तो आधा घंटा बहुत है बताने के लिए। सत्यानाश है ना, सृजन होता तो थोड़ा गिनाना पड़ता, सत्यानाश सबका नाश कर दिए हैं। यही सैंपल था, आप देख लीजिए, हमको इजाजत दीजिए। और फिर अभी और भी कुछ है आंकड़े, कुछ और खबरें, वो भी लेकर आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद।